नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देहरादून से खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा 7 अक्टूबर को देहरादून पहुंचेंगे गृह मंत्री। 7 अक्टूबर को देहरादून आएंगे गृह मंत्री। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में लेंगे बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ लेंगे 3 अलग अलग बैठकें। लोकसभा चुनाव की संबंध में पार्टी पदाधिकारियों से लेंगे समीक्षा। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। देहरादून से खबर है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए करार। 19,385 करोड़ के निवेश पर हुआ करार। बुधवार को नई दिल्ली में हुआ रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। निवेशकों के साथ एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। बुधवार को नई दिल्ली में हुआ रोड शो। बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में छात्र संघ चुनाव। 14 अक्टूबर को होंगे छात्र संघ के चुनाव। 14 अक्टूबर को होने हैं छात्र संघ के चुनाव। दिन में मतगणना और शाम को चुनाव परिणाम होंगे घोषित। बुधवार को जारी की गई अधिसूचना। 15 अक्टूबर को विजेताओं को दिलाई जाएगी शपथ। 15 अक्टूबर को विजेताओं को दिलाई जाएगी शपथ। 15 अक्टूबर को विजेताओं को दिलाई जाएगी शपथ। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर दिल्ली से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बता दें कि मुलाकात के बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले दिनों उत्तराखंड में आपदा की स्थिति बनी रही, जिसके साथ ही मुलाकात के दौरान गृह मंत्री को आपदा की स्थिति से अवगत कराया गया है। वहीं जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए सहायता का आग्रह किया गया है। बता दें कि गृह मंत्री मदद का आश्वासन दिया है। धामी ने बताया कि गृह मंत्री से उत्तराखंड में पुलिस सम्मेलन के साथ ही साथ राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इन सभी मुद्दों पर गृह मंत्री का मार्गदर्शन मिला है। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को। और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता के लिए कहा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है। और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। अन्य बहुत सारे विषय जो राज्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर मैंने आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। देहरादून बसंत विहार थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट की घटना सामने आई है, जिसका खुलासा दून पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया। बता दें कि एक व्यक्ति ने महिला के घर में जबरदस्ती घुसकर चाकू की नोक पर नकदी और जेवरात लूट लिए। इस मामले पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 250 सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला है और चोरों को पकड़कर जेल में भेज दिया। पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था, चूंकि वो पूर्व में भी एनडीपीएस, अन्य मारपीट, बलवे और 307 जैसे उसके गंभीर आरोप थे और उस पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज था। इसमें 14 एक के तहत जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसके आधार पर जो मेन अभियुक्त था गैंग का लीडर कपिल देव, जो रायपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, इसकी अवैध संपत्ति करीब 50 लाख का एक फ्लैट जो पता चला था कि अवैध ये मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा और जो अन्य घटनाएं करके इसने अर्जित की अवैध संपत्ति, इस पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ये केस चल रहा था। पुलिस द्वारा इसमें बहुत ज्यादा पैरवी करने के बाद जो पैरवी की गई, उसके आधार पर इसकी संपत्ति को अवैध पाते हुए उसको कुर्की का आदेश हुए थे। क्योंकि उस संपत्ति को सील किया जाना था, कल देर रात्रि पुलिस टीम और जो राजस्व की टीम द्वारा उस पूरी संपत्ति को सील कर दिया गया, जो विधि सम्मत अनुसार जो है अटैच कर ली गई है। अब आगे भी इस तरह के जो अपराधी, खासकर जो नशे में लिप्त रहे हैं, जो उससे अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, साथ ही साथ जो जमीनों की धोखाधड़ी या जो बड़ी धोखाधड़ी करके अवैध संपत्ति को अर्जित कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारी टीमें जो है अलग अलग विभिन्न केसों की टास्किंग की गई, जो भविष्य में जो इस तरह के अपराधी है उन पर भी इस तरह का शिकंजा कसा जाएगा। देखिए 3 तारीख की देर रात्रि में मोहित नगर बसंत विहार क्षेत्र में नम्रता जी रहती है, वहां पर वो उनके घर में एक बदमाश घुस गया था और बदमाश जो
अज्ञात द्वारा उनको चाकू दिखाकर डरा धमकाकर सोने की चेन और 50,000 रुपए अन्य ज्वेलरी लेके चला गया था। तत्कालीन मौके पर सूचना मिलने पर सभी अधिकारीगण ने वहां पर निरीक्षण भी किया था और मुकदमा लूट में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद जो जानकारी मिली, जो हमें कुछ संदिग्ध फुटेज भी मिले और साथ ही साथ जब ये पूरा चेक किया गया टीम द्वारा कि कौन कौन से चोर या इस तरह के अभियुक्त जो अभी हाल में जेल से छूटे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हमें पिन पॉइंट हुए और एक हुलिये के आधार पर इसमें अंकुश ठाकुर करके जो पूर्व में भी 7 मुकदमे उसमें दर्ज है, उसको आइडेंटिफाई किया गया टीम द्वारा संदिग्धता के आधार पर। और जब कल देर रात्रि उसको गिरफ्तार किया गया तो उसे पूछताछ में सारी घटना को भी कबूला। पूरे जो समझ जल्दी 7.5 लाख के करीब की थी वो बरामद हो। नंदा देवी एक्सप्रेस में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने चोरी के सामान के साथ धर दबोचा है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से देहरादून के सफर के दौरान नंदा देवी एक्सप्रेस 3rd AC कोच में पिछले कुछ दिनों पहले एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें इस घटना का खुलासा पुलिस ने रेलवे अजय क्षणपति कुम्हार के आदेश पर किया गया है। डिप्टी पुलिस अधीक्षक अरुणा भारती के दिशा निर्देश में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने सुखबीर व SOG GRP की मदद से चोरी किए गए माल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर जहां एक और सरकार तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रही है, तो वहीं भाजपा ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि पीएम मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 11 से 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने तंज कसा है। करण माहारा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि प्रचार मंत्री है। पीएम मोदी उत्तराखंड से ज्यादा जरूरत मणिपुर को है। मणिपुर में जो घटना घटी है उसके मद्देनजर पीएम को वहां जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए, और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है। और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन। उत्तराखंड सरकार और JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड के बीच बुधवार को 15,000 करोड़ का MOU साइन किया गया। बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में MOU साइन किया गया। साथ ही साथ JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड के द्वारा अब अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास भी किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एम्स अस्पताल में हुई 600 नियुक्ति पर स्वास्थ्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भाजपा सरकार के मंत्रियों के द्वारा टेंडर दिए जाने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं ये भी कहा है कि राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, डेंगू की व्यवस्थाओं सहित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी कई सवाल उठाए। ये जो कंपनी जिसको इस समय वहां का काम दिया जा रहा है, ये एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, राजदीप इंटरप्राइजेस, गांधी नगर गुजरात की ये फॉर्म है। और ये राजदीप इंटरप्राइजेस जो कंपनी है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल है। वहाँ से भी इसको पैसों की अनियमितता और नर्सिंग स्टाफ की सैलरी ना देने के कारण ब्लैकलिस्टेड किया गया, जिसमें हाईकोर्ट में भी अपील हुई और हाईकोर्ट ने भी इनको ब्लैकलिस्टेड माना। और ये माना जाता है कि जो ये कंपनी है इसको इसलिए जाना जाता है कि PF और इत्यादि के मामलों में बहुत बड़ा फ्रॉड हमेशा करते रही है। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कुशपाल सिंह की अगुवाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए पहले बिजली
घर पर हंगामा कर धरना दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2 अक्टूबर को भुरना गांव में लाइन से बिजली के तार काट दिए गए, जिसके बाद ग्रामीणों के बिजली घर पहुंचने पर उन्हें सही सूचना नहीं दी गई और रोस्टिंग रजिस्टर भी छिपाया गया। साथ ही साथ ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर भी ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को इस बाबत पत्र देकर इस मामले में तत्काल सुधार किए जाने की मांग की गई। ऐसी इसमें कोई नहीं थी, अचानक ही बिजली गांव भुरने से तार कटे। इससे पहले 5-6 दिन पहले शेखपुरी गांव से तार कटे, तो मैं जब भुरने के में 12 बजे तार कटे। ये इनका मतलब घर में एक बुजुर्ग की मतलब मर गए, तो ये उस चक्कर में लग रहा है, इनको पता नहीं लगा। 4 बजे जाके पता लगा तुम्हारे तार कट गए। तो जब ये तार कटे तो बिजली घर आए, बिजली घर वालों ने कहा हम 8 दिन को हमें तो पता ही नहीं, ना हमने रोस्टिंग की ना कुछ किया। फिर ये पुलिस में गए, पुलिस में जब जाकर कोतवाल साहब ने 2 आदमी चेतक वाले भेजे, में वहाँ की ना पूरी फोटोग्राफी ले आई। इसके बाद फिर मैंने कहा भाई तुम जाओ वहाँ बिजली घर में और उसके रजिस्टर के ना साइन करा के लाओ वहाँ से, मतलब देखो उस पर रोस्टिंग। तो जब यहाँ आए फोटो था, उसने मना कर दी। भाई क्यों मना करा? मैं फिर यहाँ से 8 का मैंने कहा भाई क्यों मना करा? उसने कहा जी मुझे जी ने कहा अगर इस पर रोस्टिंग करा। कैसा रोस्टिंग? 12 बजे का रोस्टिंग तो 5 बजे चढ़ाएगा? तेरे बाप की आग नहीं है मतलब चढ़ा। हमने फिर वो धमकाया, धमकाने के बावजूद हमने कहा भाई कल को हम धरना देंगे। तो इसमें जो तार कट रहे हैं ना, ये और कोई चोर नहीं, सिर्फ एसडीओ और जेई बड़े अधिकारी। अब बड़ा तो एक्शन साहब तो अभी आए हैं 2-3 महीने तक, उन्हें तो पता ही नहीं के बारे में क्या करते हैं। ये कहीं के तार कहीं और कहीं के तार कहीं, क्योंकि तार काट काट कर नहीं अपना बेच रहे। उत्तराखंड में आगामी 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसका खुद सीएम धामी व्यवस्थाओं को लेकर नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसे भाजपा और राज्य सरकार की ब्लफबाजी बता रहे हैं। उनकी माने तो उत्तराखंड एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार उत्तराखंड को एक उदाहरण बनाकर यहां पर सम्मेलन कर रही है और जो आपदा से पीड़ित परिवार हैं उनको राज्य सरकार मदद नहीं दे पा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण माहरा, हरीश रावत और यशपाल आर्य का कहना है कि पहले सरकार की प्राथमिकता पीड़ितों को मुआवजा और राहत देना होना चाहिए था, ना कि ऐसे सम्मेलन कर पीड़ितों को दुख पहुंचाना। यहाँ 17 लोग करंट लगने से मर जाते हैं चमोली में। यहाँ केदारनाथ के नीचे 23 लोग बह के मर जाते हैं। 40 से ज़्यादा लोग सड़कों के किनारे चट्टाने गिरने से मर जाते हैं, जिसमें टिहरी के चंबा से लेकर अनेकों, उत्तरकाशी से लेकर अनेकों घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 40 से ज़्यादा लोग चट्टाने गिरने से मर जाते हैं। जहाँ बाढ़ में फसलों के साथ साथ दुकान, छोटी छोटी दुकानों का माल खराब हो जाता है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती हरिद्वार क्षेत्र में। तो ऐसे में वहीं आदमी सीखने के लिए जाता है जहाँ इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। और उत्तराखंड को जो है आपदा ग्रसित और आपदा से पीड़ित राज्य के रूप में देखा जाता है, इसीलिए यहाँ ये जो मीट की जा रही है, इसलिए करी जा रही है। आपदा प्रबंधन, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। आज भी जो मुख्य मार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, जो आपके स्टेट हाईवे हैं, जो जिला मार्ग हैं, सब बंद पड़े हुए हैं। आवाजाही बंद है। जोशीमठ, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ का जो सीमांत क्षेत्र है, धारचूला में भयावह स्थिति है। और सरकार ने ऐलान किया था कि जोशीमठ के लिए हम 1000 करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन आज तक उन प्रभावित परिवारों को कहीं पुनर्वास नहीं हुआ है, कहीं आर्थिक इमदाद नहीं दी गई है। आपदा का कितना सम्मान करते हैं पीड़ितों का, ये तो इस बात से दर्शाई जाती है। जिनका चारा खत्म हो गया, धान खत्म हो गया, गन्ना खत्म हो गया, उनको 1 बीघे में 1100 रुपया जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है। जो अपमान है किसानों का, ये दलितों का अपमान कर रही है, उनका मान मदन कर रही है, ये किसानों का अपमान कर रही है, नौजवानों का अपमान कर रही है, ये महिलाओं का अपमान कर रही है, जो अंकिता आदि प्रकरणों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये तो हर किसी के विरोध में है, मजदूरों के विरोध में है, इंसानों के विरोध में है। जो आज की व्यवस्था है ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, करोड़पति खरबपतियों की सरकार है। गरीबों से इनका कोई वास्ता नहीं। सिद्धपीठ के श्री भुवनेश्वरी मंदिर में शारदीय नवरात्र पर महा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं आयोजन समिति के संयोजक अनुसुईया प्रसाद सुरेंद्रियाल ने बताया कि इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम के साथ ही साथ धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि आगामी 15 से 24 अक्टूबर तक यहां शिव पुराण, श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में
ढोल सागर प्रतियोगिता के साथ ही साथ महिला मंडलियों के कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। कॉर्बेट पार्कों के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा वन कर्मचारी पर ही नहीं। आपको बता दें कि वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा पार्क के पालतू हाथियों के साथ ही साथ स्निफर डॉग पर भी है। बता दें कि कॉर्बेट पार्क में 47 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुकी गोमती के पार्क प्रशासन ने पूरे सम्मान के साथ हाथी दिवस पर रिटायर कर दिया गया। साथ ही साथ गोमती ने पार्क प्रशासन के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा के रूप में 47 साल तक सेवा दी है, जबकि गोमती के साथ ही साथ स्निफर डॉग ब्रांडी, जिसने 8 साल तक कर्मचारियों के साथ पार्क की सुरक्षा में तैनात रहा है, उसे भी अब रिटायर्ड कर दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। हमारे जब चारा लेने गए थे, वहाँ पे पेड़ पे मैं चढ़ गया, तो उससे पहले हफ्ती हमें बोली वहाँ पे आवाज देने लगी, तो उस टहनी तो कहीं और गिर रही थी, वो कहीं और बंधी थी, तो इसलिए वो आवाज दे रही थी कि टाइगर तो आया है। लेकिन मैं उससे ये बातें करने लगा कि अभी ठहर जा, अभी मर नहीं जाएगी खाने के लिए। वो टहनी दूर गिर रही थी, खाने के लिए नहीं मिल रहा था। उससे बातें करते रहे, फिर काट के नीचे आ गए। नीचे आए, हाथी खोला, ऊपर बैठे तो 10-5 टहनी आपस में ऊपर फंस के रुक गई थी। वो हमने कहा इसको लग गया हाथ, चढ़ के दोबारा उतार लो, नहीं खराब हो जाएगा। चारा बहुत मुश्किल से मिलता है कॉर्बेट में, यहाँ टिकाला में। फिर मैं अपने आदमी को वहीं बांधा और दोबारा फिर चढ़ गए। जैसे हमने एक साग पे ये दाहिना पैर लटक के और बाएं पैर में बैठ के हमने कहा कि कुल्हाड़ी से इसको टहनी को काट लूंगा तो सब लोड ज्यादा पड़ेगा, गिर जाएगा जल्दी। देखिए, आज हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारी एक हथिनी है गोमती, जिसने 47 वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अपनी सेवाएं दी हैं, उनको हमने आज इस एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया है। बहुत प्रशंसनीय कार्य गोमती द्वारा पिछले कई दशकों में किया गया है, जिसमें वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गश्त हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे स्टाफ के लिए राशन पहुंचाने से संबंधित काम हो, चाहे दवाई ले जाने से संबंधित काम हो, इस सभी कामों में से बहुत एक्टिवली अपनी सेवाएं दी हैं। तो इनको हमने आज एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया है और प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी गाइडलाइंस है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर हाथियों को एक्टिव ड्यूटी से रिटायर। रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को रामपुर रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि कमेटी भंग होने के 7 साल बाद भी कमेटी में चुनाव नहीं कराए गए हैं। तब से सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से ही इसका संचालन किया जा रहा है। बताया गया है कि सिटी मजिस्ट्रेट को इस संबंध में पत्र भी दिया गया, लेकिन लगभग 140 से कमेटी सभी हिंदू वर्गों की ओर से संचालित की जा रही है। इसके साथ ही साथ समिति के संयोजक संतोष केजरीवाल ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें जिलाधिकारी, डिप्टी रजिस्ट्रार, फॉर्म सोसाइटी, नैनीताल मुख्य नगर आयुक्त को पार्टी बनाया गया है, जिसको लेकर याचिका में उच्च न्यायालय से मांग की गई है कि इस पर कार्रवाई की जाए। भूमाफिया की नज़र तो सभी में है। हल्द्वानी की लगभग सभी जगहों में उनकी नज़रें हैं और कब्जा भी हो गया कई जगह। हमें चाहते हैं कि ये रामला कमेटी पुरानी रामला है, मैं भी उसका अध्यक्ष रहा हूँ कई सालों से, कई साल तक मैं भी उसका अध्यक्ष रहा, राम की सेवा करने का मेरे को भी मौका मिला। लेकिन आज स्थिति ऐसी हुई कि वहाँ पर रिसीवर बैठा है, कई सालों से उसका चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ पर भूमाफिया का भी यहाँ भी कब्जा हो गया। तो ये रामला कमेटी संघर्ष जो समिति है, हम इनका धन्यवाद भी देते हैं कि कई तरह से इसमें लगे हैं कि चुनाव हो। हमारा मेन उद्देश्य है कि इसमें संवैधानिक तरह से चुनाव हो और रिसीवर इसमें अपना ये जो भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं उनको हटाए। और जो हम हमारी श्री रामला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक संतोष कबड़वाल जी के द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है और जिसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के नगर मजिस्ट्रेट महोदय जो कि रिसीवर रामला कमेटी है, चिटफंड के सब रजिस्ट्रार, हमारे नगर आयुक्त महोदय, सब उसमें पार्टी बना रखे हमने। उसके बावजूद भी अगर ये चर्चा हमें सुनाई दे रही है कि ये ट्रस्ट बनना है, दबाव के कारण भूमाफियाओं की और प्रशासन की मिलीभगत से अगर ये ट्रस्ट बनेगा तो उसमें हम उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कंडेम टू कोर्ट लगाएंगे। बड़ी संख्या में युवक और युवतियों को पकड़ा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में होटल मालिक और उसको संचालन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक
सुमित हृदय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी का घेराव करते हुए मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि भाजपा के जिस प्रकार बड़े नेता का नाम इस प्रकरण के पीछे आ रहा है, उनका नाम उजागर किया जाए। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव है, जिसके चलते सफेद पोश लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ये कांग्रेस विधायक माननीय सुमित हृदय के अध्यक्षता में कांग्रेस के लोग आए थे यहाँ पर। उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है ये इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर विवेचना में ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन में और सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो वहाँ पर कैसीनो चल रहा था उसको पकड़ा है और पुलिस निष्पक्ष होकर और बिना किसी दबाव के, पुलिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। हम तो धन्यवाद देने पहले आए थे कि आपने आते ही एसएसपी साहब ने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वा दी। उसके बाद इतना बड़ा देह व्यापार और जो कैसीनो चल रहा था उस पर आपने रेड मारी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, उनका दबाव कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है कि इन लोगों को बचाया जाए। हमारी उनसे मांग है निष्पक्ष जांच इसमें हो। साफ प्रमाण साक्ष्य जो है सबको विदित है, पूरे शहर को पता है कौन संचालन करता है, कौन उनके पार्टनर है, कौन साइलेंट पार्टनर है। तो अवश्य पुलिस को अगर खुलासा जब करने का समय आए तो पुलिस को निष्पक्ष होकर अपना कार्य करना चाहिए, हमारा उनसे आग्रह है। वरना मजबूरन जनता के साथ हमें कोतवाली का भी घेराव करना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर उत्तराखंड सरकार और जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड के बीच 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। एमओयू के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट, स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल के साथ ही साथ कुमाऊं के मंदिरों के पुनरुद्धार, सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर अद्वैत आश्रम मायावती का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री के आगमन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि स्थान बहुत ही रमणीक है, यहां पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर यहां आएंगे तो निश्चित ही उन्हें यहां एक अलग ऊर्जा मिलेगी। यह आश्रम स्वामी विवेकानंद की यादों और विचारों का केंद्र बिंदु है। लोहाघाट पहुंचे कैबिनेट मंत्री, उन्होंने तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। सौभाग्य की बात है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिनको 11-12 का एक प्रस्तावित दौरा है, उत्तराखंड आ रहे हैं। आदि कैलाश भी जाएंगे, मायावती आश्रम में भी आएंगे। उनकी तैयारियों और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी बड़ी जनसभा होने जा रही है। सरकार की दृष्टि से मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं व्यक्तिगत रूप से हर जगह जाकर उन तैयारियों का जायजा ले रहा हूँ। आज आश्रम में आकर मैंने देखा कि आश्रम की अप्रोच क्योंकि आश्रम तो अच्छी स्थिति में है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।